नमस्कार आप सभी को। सभी अपने अपने कैमरे ऑन कर अभी शुरू करें। नमस्ते नमस्ते। आज मैं आप सभी को बेसिक प्लैनेट के बारे में और बेसिक हम राशियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये उतना जरूरी तो नहीं है पर आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। हमने एक बार लास्ट में करीबन एक डेढ़ महीने पहले एक वेबिनार किया था प्लैनेट सिग्निफिकेशन के ऊपर, है ना। सेम इसी किताब का, अगर आपको याद हो तो। कृष्णा मूर्ति ज्योतिष रहस्य वाली जो किताब है, जो मैं आपको कोर्स में क्लासेस में बताता हूँ, इस वाली किताब में इससे हमने डिटो प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है, उसी किताब की एग्जांपल लेकर। उससे कंप्लीट हमने प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकाले थे और साथ में हाउस सिग्निफिकेशन भी हमने निकालना सीखा था। आज हम इसी किताब से ग्रहों के बारे में समझेंगे बेसिक जानकारी, राशियों के बारे में समझेंगे बेसिक जानकारी, ठीक है। किसी और वेबिनार में आगे हम हाउसेस की जानकारी भी इसी किताब से लेना सीखेंगे। हम जिस चीज को बार बार पढ़ते हैं, वो चीज एक पॉइंट पर जाकर उसका रिजल्ट आपके अंदर या आपकी बातों से दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। मुझे करीबन पिछले 5-6 साल हो गए इस किताब को पढ़ते। तो लगभग लगभग मेरी सोचने का तरीका सलीका, मेरे बोलने का तरीका सलीका काफी हद तक सिमिलर है, इस जैसा ही, ठीक है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ये किताब, वैसे तो हमारे लगभग सारे पुराने बच्चों के पास है। ये कृष्णा मूर्ति ज्योतिष नाम की किताब है, ये वाली, ठीक है। दो इसके पार्ट आते हैं, हिंदी में है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, हमारी नहीं और हमारे से मिलती भी नहीं, ठीक है। इस किताब में जितनी एग्जाम्पल्स हैं, वो जितने आपको प्रैक्टिस करते समय डाउट्स आ सकते हैं केपी सिस्टम में, वो सभी के सभी डाउट्स उन्हें विद एग्जाम्पल इन्होंने इस किताब में बताया हुआ है। छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो आपको परेशानी कर सकती है, मैं एक दो आपको एग्जांपल वैसे बोलकर बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम केपी में लेते हैं कि अगर हमारी महादशा किसी इवेंट के लिए पॉजिटिव नहीं है, उसमें किसी अंतर को देखने की जरूरत नहीं है ना। ये हमारे एक बेस पॉइंट रहता है कि हम पहले महादशा सेलेक्ट करते हैं, फिर अंतर लेते हैं। इस किताब में सेवन्थ हाउस में मैरिज वाले में आपको एग्जांपल मिलती है जिसमें महादशा शादी के लिए पॉजिटिव नहीं होती, तो वो उस महादशा को छोड़ देते हैं। समझाया पॉइंट कि नहीं समझाया। वो उसमें किसी भी अंतरदशा को देखते ही नहीं। क्लियर। तो आपको ये कन्फर्म होता है कि जिस पॉइंट पर आप प्रैक्टिस करते हो वो सही पॉइंट है या फिर आपका सही पॉइंट नहीं है। सेम टू सेम इसे समझ के, ठीक है। केपी में कई बार दोहरा विचार ये भी हो जाता है कि आपने जैसे सेवन्थ हाउस का सबलॉर्ड देखा, आपको मैरिज का प्रॉमिस नहीं दिख रहा, आपको सेवन्थ हाउस सबलॉर्ड टू। एक सेकेंड ना, वेट करिएगा, जस्ट एक। आपने जैसे सेवन्थ हाउस का सबलॉर्ड देखा, मान लो आपको सेवन्थ हाउस का सबलॉर्ड मैरिज को सिग्निफिकेट नहीं करता ना, सेवन्थ हाउस सबलॉर्ड 2 7 11 को सिग्निफिकेट नहीं करता, मगर दशा उस समय की मैरिज को सिग्निफिकेट कर रही हो, तो उस समय क्या होता है, कई बार माइंड में विचार आ जाता है ना कि क्या पता दशा इवेंट दे जाए, ठीक है। तो आपको इसी किताब में एग्जाम्पल मिलेगी कि जिसमें उन्होंने देखा कि सेवन्थ हाउस का सबलॉर्ड प्रॉमिस नहीं देता मगर दशा देती है, तो उन्होंने नहीं लिया। हाउस के डिसीजन को, मतलब जितने भी आपको प्रैक्टिस करते समय डाउट आ सकते हैं, वो सारे के सारे डाउट यही वो क्लियर करते हैं। जैसे शुरुआती दौर में हम राशियों का इस्तेमाल करते हैं ना, चर स्थिर द्विस्वभाव का, हमें लगता है कि राशियां केपी चार्ट से लें कि लगन चार्ट से लें, तो वो अपने एग्जाम्पल में बड़े अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं कि राशि कहाँ से ली है कहाँ से नहीं ली गई। तो जितनी भी आपको प्रैक्टिस के दौरान छोटी से लेकर बड़ी तक की समस्याएं, समस्या कह लो, या प्रैक्टिस करेंगे तो ही कुछ नया पॉइंट निकलेगा ना हमारे सामने, तो ही नया पॉइंट निकलेगा, वो ऑलरेडी उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ। कई बार हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग से, वैदिक केपी, लाल किताब केपी, मतलब जो भी हमें आता है, और कई बार हमें एक से अच्छा दिखता है दूसरे से अच्छा नहीं दिखता है ना। मान लो हमें वैदिक से कोई पॉइंट अच्छा दिखे, केपी से हमें अच्छा ना दिखे, तो हम थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं, यार अब क्या ही मेथड इस्तेमाल करें ना करें, है ना। इस किताब में एक वो एजुकेशन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे वैदिक में पांचवें घर से देखते हैं शिक्षा, ठीक है।
तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है, तो वैदिक में अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ना, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होने से बड़ा अच्छा है। लेकिन वो आगे देखते हैं कि केपी के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो वो कंक्लूजन देते हैं कि अच्छी नहीं होगी। तो जो भी समस्या हमें आ सकती है, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो बहुत ही अच्छे से इस किताब में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको जरूर इस किताब को पढ़ना चाहिए। किताब को पढ़ने के लिए अगर आपका थोड़ा सा भी फाउंडेशन अच्छा है, वैसे तो आपका अच्छा ही है, हमने कोर्स जो किया हुआ है आगे वाला, तो आप आराम से इस किताब को पढ़ सकते हो। जितना मैंने आपको कोर्स समझाया है, वो सारे का सारा आपको मिलता जाएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। जो भी हम केपी में करते हैं, जैसे 1 से 12 तक के घरों को कंप्लीट करते हैं, हम होरारी करते हैं केपी में। होरारी के बाद हम क्या कहते हैं उसे, केपी नुमेरो करते हैं। केपी नुमेरो के बाद में हम बीटीआर करते हैं। बीटीआर के बाद हम थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन करते हैं। वो सारे का सारा इसी किताब में आपको मिल जाएगा। विद केपी में हम सन ट्रांजिट समझते हैं। सन ट्रांजिट की जितनी अच्छी इस किताब में डिटेलिंग है, उतनी अच्छी डिटेलिंग और किसी भी किताब में नहीं। ठीक है, क्लियर, चलो। और ये किताब लिखी ही उस तरह से है, सिस्टमेटिकली वे से, कि आपको लगेगा कि बड़ी जर्नल सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, तो आप फिर मैं बोलूंगा, आप साथ साथ लिखिएगा। जितना लिखा गया ठीक है, इसके बाद आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, बाकी उससे लीजिएगा। ठीक है ना। मैं इसकी फोटो नहीं शेयर कर पाऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा। पर ऐसे मैं बोलता हूँ, जिनके पास है वो इससे देखिएगा, जिनके पास नहीं। और कितने सारे बच्चों ने कहा बुक का नेम। बुक का नेम, बुक तो वैसे आप सभी को पता ही है, यही सेम बुक, मैं इसी बुक को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये कृष्णा मूर्ति ज्योतिष रहस्य कर कर बुक है, गुरु शासनी जी की। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पुराने बच्चों को वैसे ऑलरेडी पता ही है, मैं कोर्स में बताता हूँ कि ली जा सकती है। ठीक है, चलो। यहाँ पर हम दिखाई नहीं दे रही हो, गूगल पर सर्च कर जाएगा, आपको दिखाई दे जाएगी, इतनी चिंता ना करो। ठीक है, ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, नहीं दिखाई दे रही यहाँ तो। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ग्रहों की हमें बेसिक जानकारी दी है, कारक तत्वों की, उसे समझते हैं। बेसिक कारक तत्वों की जानकारी केपी का तो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है ना, पर कई बार मैटर करता है। जैसे फोर्थ हाउस है, तो फोर्थ हाउस से आप शिक्षा भी देखते हो, घर भी देखते हैं, और हम साथ ही साथ उसके वाहन भी देखते हैं। वाहन का कार्य ग्रह शुक्र है, प्रॉपर्टी का कार्य ग्रह मंगल है। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेशन तो सेम है ना, फोर्थ हाउस अपलोड सिग्निफिकेट 4, 11, 12। तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी लेगा, घर लेगा, ये सेम नियम है। लेकिन वो क्या वाहन लेगा, प्रॉपर्टी लेगा, या मकान लेगा, क्या लेगा, वो आपको फोर्थ हाउस का जो सबलोड प्लैनेट है वो बताएगा। फोर्थ हाउस का सबलोड अगर वीनस से संबंधित होगा तो फिर वो वाहन लेगा, मंगल से संबंधित हुआ तो फिर वो प्रॉपर्टी लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाए ग्रहों का, ये लिखिए। गुरु शास्त्री जी बड़ा अच्छा उसे एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें जिस भी प्लेनेट को पढ़ना है, लिखिए पहले, जैसे हमें सन के बारे में अगर समझना है पूरा, तो पहले हम सन की बेसिक सिग्निफिकेशन जाने। क्लियर। हम उसके बाद हम सन की 5 नंबर की राशि है ना, सिंह राशि, फिर हम सिंह राशि को पढ़े। ठीक है, उसके बाद जन्म कुंडली का फिफ्थ हाउस, हम उसे पढ़े। ठीक है, हम जर्नली क्या करते हैं, पहले 9 ग्रह पढ़ लेते हैं, फिर हम 12 राशियां पढ़ लेते हैं, फिर हम जन्म कुंडली के घर पढ़ते हैं, तो दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। जबकि अगर हम पहले मान लीजिए सन को पढ़े, फिर हम सिंह राशि को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जो आधे सन के रिजल्ट है वो सिंह राशि में भी आपको मिल जाएंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया। और इन्हीं दोनों के रिजल्ट से मिक्स होकर आपके 5वें घर के रिजल्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिस्टम है वो किसी भी तरीके को पढ़ने का। जैसे हम पहले मंगल पढ़े, उसके बाद मंगल की राशियां पढ़े, मेष और वृष, उसके बाद हम हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 8 को पढ़े। ठीक है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर हमें समझाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले सन को समझें। आप सन की हेडिंग डालो अपनी कॉपी पर। ठीक,
सन के बारे में मैं बोलूं, आप लिखेंगे साथ साथ, ठीक है? या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिएगा, या मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है? सन के बारे में वो क्या लिखते हैं कि सूर्य, रवि, रवि अर्थात जो सूर्य मंडल का निर्माता है, मतलब वो सूर्य मंडल को बनाता है, ठीक है? इसमें अपनी आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण ये सभी ग्रहों को कंट्रोल करता है। राइट? ठीक है। साथ में लिखते हैं रवि में राजा के सारे गुण हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी लाइनें आपने लिखनी, बस इतना लिखो कि रवि निर्माता है, किसी भी चीज को पैदा करना सूर्य के अंदर है, ठीक है? कंट्रोलर है, और राजा के गुण है इसके अंदर। बस ये तीन पॉइंट आपके पास बनेंगे। फिर वह नीचे लिखते हैं रवि जीवन देने वाला ग्रह है। जीवन देना मतलब किसी चीज को नए सिरे से पैदा करना, ठीक है? तो वो लिखते हैं जीवन के लिए जितनी जरूरी चीजें चाहिए वो सारी सन से देखी जाती है, ठीक? जीवन के लिए सारी जरूरी चीजें सन से देखी जाएगी। लिखो सन गर्म प्रकृति का प्लैनेट है, गर्म है। साथ में वो लिखते हैं मंगल भी गर्म है ना? फिर वो लिखते हैं कि मंगल और सूर्य दोनों में बहुत अंतर है। सूर्य की अग्नि हमें जरूरी चाहिए, मंगल की अग्नि होती है प्रलयकारी। प्रलयकारी मतलब वैसी आग जो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है? और सूर्य की कौन सी आग है जो जरूरी चाहिए, ठीक है? जैसे सर्दियां होती हैं तो हम आग जलाकर हीट लेते हैं, वो सूर्य की है क्योंकि चाहिए आपको। लेकिन किसी के घर में आग लग जाए तो वो मंगल की आग है, वो चाहिए नहीं है, वो नुकसान देती है। तो दोनों है तो फायरी है, गर्म है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? वो लिखते हैं रवि के पास शासक है। शासक मतलब कंट्रोल करना, रूल करना, और अधिकार। शासक और अधिकार सूर्य के पास। हम सूर्य से आत्मा देखते हैं, ठीक है? वो लिखते हैं कि सारे 9 के 9 ग्रहों की आत्मा सूर्य में बसती है, तो शरीर की आत्मा का कारक ग्रह भी सूर्य है, ठीक? आगे वो लिखते हैं कि सूर्य ना हो तो पूरी सूर्य माला तहस नहस हो जाएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं, वैसे समझने का पॉइंट है कि ना हो तो पूरी माला तहस नहस हो जाएगी। वो लिखते हैं शरीर में स्थित चेतना शक्ति सूर्य से देखी जाती है। आत्मा शक्ति और चेतना शक्ति दोनों सूर्य से देखी जाती। साथ में लिखो हृदय। हृदय मतलब दिल, ये सूर्य के अंदर आता है। वो समझाने के लिए लाइन लिखते हैं, वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण से लेकर सभी महात्माओं ने कहा है कि आत्मा हमारे हृदय में वास करती है, ठीक है? जिसलिए हृदय सूर्य के अंतर्गत आता है। समझने के लिए, ठीक है? लिखो हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी बातें, हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी बातें वो सारी की सारी सूर्य से देखी जाती है। हृदय में क्या क्या होता है? कोमलता, किसी से प्यार मोहब्बत जुड़ाव रखना, ठीक है? ये सारा सन के अंदर आता है। नीचे लिखो सूर्य उत्साह बढ़ाने वाला प्लैनेट होता है, उत्साह बढ़ाता है। साथ में लिखो रोग प्रतिकार शक्ति, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता सूर्य के अंदर अधिक होती है। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट हाउस हमारी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है ना केपी सिस्टम में। तो फर्स्ट हाउस का सबलोड अगर सन होगा तो ऐसे व्यक्ति में रोग प्रतिकार शक्ति अधिक होती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये सूर्य के बेसिक गुण कैटेगरी में आता है, ठीक है? सूर्य के आगे चले चंद्र में, ठीक है? आगे मून हेडिंग डालिए फिर। जितना लिखा गया ठीक है, बाकी बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई वैसी बात नहीं, ठीक है? वो लिखते हैं कि चंद्रमा की रोशनी मन को मोह लेती है ना? मतलब जो चीजें मन को पसंद आ जाती हैं वो चंद्र है, ठीक? मन भी फिर चंद्र ही हो गया। साथ में वो लिखते हैं चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला प्लेनेट है। तेज चलता है, धीमा है ही नहीं है, वो सबसे तेज चलता है। तो जितनी रफ्तार वाली जहां भी बात होगी स्पीड की, वहां पर चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर यहां तक?
सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी है? मन की। वो लिखते हैं मन जो है वो चंद्र के अंदर आता है। ठीक। मन के विचार कभी भी स्थिर नहीं रहते, वो तेज मूव करते हैं, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। ठीक है। साथ ही वो लिखते हैं कि जब मन बेहद खुश हो जाता है तो भी आंसू आते हैं, जब मन बेहद दुख हो जाता है तो भी आंसू आते हैं। तो जो लिक्विड चीजें हैं ये भी चंद्र की हैं सारी की सारी। ठीक है। दूध, पानी, सारे का सारा। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको ये लिखा है ना समझ आ जाएगा। वो लिखते हैं चंद्रमा में मन को मोह लेने वाली शक्ति है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? मन को मोह लेता है तो उसे सोचकर माता का विचार आता है। ठीक है। तो माता चंद्र से देखी जाती है। ठीक। वो समझाने के लिए नीचे लाइन लिखते हैं कि जब माता, बच्चा, भूखा बच्चा जब माता की गोद में बैठकर स्तनपान करता है तो माता के मन में स्नेह उभरता है, वो स्नेह चंद्र का है। ठीक है। चंद्र और शुक्र दोनों स्नेह वाले प्लैनेट हैं, परंतु दोनों के स्नेह में जमीन आसमान का अंतर है। चंद्र माता को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र हमारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र में भोग विलास के गुण नहीं है, शुक्र में भोग विलास का गुण। ठीक है। समझ आया कि नहीं है इतना? फिर आगे वो लिखते हैं चंद्रमा सबसे अधिक गति से चलने वाला प्लैनेट है, इसकी गति में हमेशा परिवर्तन होता है। ठीक। गति में परिवर्तन होता है, इसलिए जहां पर भी गति से जुड़ी हुई बातें आती हैं वहां पर चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। वहां चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धरती पर सबसे अधिक गति मन की है, तो मन चंद्र के अंतर्गत आएगा। ठीक। साथ में वो लिखते हैं मन पल भर में गति बदल लेता अपनी, है ना, एक एक मौके पर ही हमारा विचार जो है चेंज हो जाएगा, तो ये चंद्र के अंतर आएगा। लिखते हैं बेहद खुशी या गमी हो तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो पानी, दूध, शरबत, ये सारी की सारी लिक्विड चीजें चंद्र के अंतर्गत ही आती है। पानी से जुड़ा हुआ कुछ भी, जैसे जल, नहर, तालाब, सारे का सारा चंद्र के कारक तत्व में आता है। क्लियर यहाँ तक चंद्रमा? आगे बढ़े। ठीक है। आगे लिखो फिर मंगल। मंगल में लिखो, लिखो सन राजा है, सूर्य राजा, तो मंगल फिर सेनापति है। ठीक। वो लिखते हैं कि सूर्य मंडल में रवि को राजा माना तो मंगल को सेनापति। साथ में वो लिखते हैं कि आसमान में मंगल लाल रंग का दहमकता, मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है हमें। तो लाल रंग का मंगल हमें साफ साफ दिखाई देता है। आगे लिखो मंगल फायर है, क्योंकि लाल है ना तो फायर ही है। वो लिखते हैं कि आसमान में मंगल हमें लाल रंग का दिखाई देता है, शायद इसीलिए हम उसे अग्नि कारक मानते हैं। ठीक है। नीचे लिखो, लिखो रवि भी अग्नि कारक है। रवि मतलब सूर्य भी अग्नि कारक है। लिखो किंतु रवि से मिलने वाली गर्मी, अग्नि, जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन मंगल से मिलने वाली अग्नि प्रलयकारी है। प्रलयकारी मतलब जो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अब मंगल सेनापति है तो सेनापति होने से जोशीला होगा, है ना, लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाला होगा, काम वासना इसके अंदर अधिक होती है। ठीक है। लड़ाकू स्वभाव होगा। ठीक। शीघ्र क्रोधी मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। ठीक? दहशत जमाने वाला, अपना रोब रखना, कंट्रोलर की सोच रखना। साथ में लिखो विपरीत लिंगी, विपरीत लिंग पर भी मंगल का असर होता है। वो नीचे लाइन लिखते हैं कि लिखते हैं वो यौन सुखों को प्राप्त करते समय मंगल अपने सेनापति स्वभाव का इस्तेमाल करता है, यानी कि यौन सुख को प्राप्त करते समय अपने साथी को तकलीफ देगा। तो यौन सुख हम कहाँ से देखते हैं? सेवंथ हाउस के सबलॉर्ड से देखते हैं ना। तो सेवंथ हाउस सबलॉर्ड अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति यौन सुखों के संबंध में पार्टनर को परेशानियां देता है, तकलीफ देगा उसे ज्यादा। समझ आया कि नहीं समझ आया?
कैसे इसे अटैच करना है इन फ्यूचर आपको धीरे धीरे ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मंगल को भूमि का कारक माना गया, भूमि पुत्र मंगल कहते हैं। यानी कि जमीन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सारी मंगल से देखी जाती हैं। ठीक है? देखो, यौन सुख के गलत तरीके का इस्तेमाल करना, ये मंगल के अंदर। मंगल के आगे लिखो बुध। ठीक है? बुध में लिखो कि सन राजा है तो बुध को राजकुमार मानते हैं। ठीक है। वो लिखते हैं छोटे बच्चे सी जिद बुध में है। तो पूरी लाइन लिखने की बजाय सिर्फ सिंपल सी लाइन लिख लो कि जिद। साथ में वो लिखते हैं समझ भी बुध में है, शैतानी भी बुध में है। नीचे वो लिखते हैं कि बुद्ध शब्द बुद्धि के समान लगता है ना, बुद्ध बुद्धि हमें लगभग लगभग समान्यता लगता है। वो लिखते हैं छोटे बच्चे में जिस प्रकार उतावलापन होता है ना, किसी चीज का जल्दी मिल जाना, वेट नहीं करना, ये बुद्ध का गुण है। लेकिन इसकी अकलन शक्ति बड़ी अच्छी है, अकलन मतलब समझ शक्ति भी उसके अंदर अच्छी है बुद्ध में। मजाकिया है। ठीक है। लिखा है, जितना मजाकिया है उतना खुशमिजाज भी है और उतना ही जिद्दी भी है। ठीक है। साथ में वो लिखते हैं ग्रहण शक्ति बड़ी अच्छी है, मतलब जो याद करने की शक्ति है वो बुद्ध के अंदर अच्छी होती है। ठीक है। नीचे लिखो वाणी बुद्ध है, वाणी मतलब बोलना, आवाज बुद्ध से देखी जाती है। जिनके पेज नंबर, अगर किसी के पास बुक है तो 17 पेज नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के। ठीक है। साथ में लिखो अच्छी समझ, चतुराई भरी बातें बुद्ध से देखी जाती है। देखो शब्दों से खेलना। ठीक है। शब्दों से खेलना बुद्ध से देखा जाता है। नीचे लिखो हर पल मन को बदलना। ठीक है। साथ में लिख लो दोहरा विचार बुद्ध से देखा जाता है। ठीक। तो जहां पर भी द्विस्वभाव बात होती है, द्विस्वभाव गुणों की जहां पर भी बात होती है तो बुद्ध को इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ती है। ठीक है। जब भी कभी बुद्ध आता है तो उस इवेंट को चेंज करेगा, मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा, स्थिर नहीं रहने देगा। ठीक है। हम हुरारी में नियम करते हैं ना कि अगर उस हाउस का सबलोड फिक्स राशि में हो तो वो हमारा इवेंट होगा। याद हो किसी को, है ना, हम ये लेते हैं। अगर द्विस्वभाव में होगा या बुध से बनेगा तो फिर वो नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि पार्टनर छोड़ के चला जाता है ना, लेकिन सेपरेशन नहीं होती, क्वेश्चन आता है क्या वो फिर से लेने आएगा। अगर उस समय सेवंथ हाउस का सबलोड का संबंध बुध से बने या वो महादशा का संबंध बुध से बने, फिर उसमें लेने नहीं आएगा। समझाया कि नहीं समझाया? दोहरा विचार करेगा ना, तो ऐसे आपको इसका धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। यहां पर भी बुद्ध आएगा, वो एक पॉइंट को चेंज कर देगा आपका। जैसे कई बार कोई लेकर आता है शिक्षा को लेकर प्रश्न कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे लग रहा है 1 साल हो गए ये करते, मैं चेंज कर लूं। अगर बुद्ध कहीं भी आ गए तो वो एकदम से चेंज कर लेगा। ठीक है। जर्नली क्या होता है, लोग 2-4 साल एक स्टडी एक फील्ड में पढ़ते हैं, चेंज कर लेते हैं। वो जब भी कभी चेंज करते हैं उसमें बुद्ध आता है। ठीक है। क्लियर? बुद्ध क्या करेगा? दोहरा करेगा किसी भी इवेंट को। ठीक है। नीचे लिखो अच्छी समझ तो है लेकिन फिर भी बचकानी हरकतें। ठीक है। बचकानी मतलब वैसे ही कई बार बच्चों जैसी बात कर देनी। लिखो अपनी सोच पर कायम ना रहना, ये बुद्ध का गुण। बुद्ध के आगे फिर लिखिए गुरु। वो लिखते हैं कि गुरु को अ, ईश्वर के इक्वल ही माना गया, गुरु ग्रह को। ठीक है।
ईश्वर के बराबर ही गुरु को मानते हैं। तो इंसाफ दिलाना, धर्म का काम करना, न्याय का काम करना, ये गुरु के अंडर आता है। ठीक है। नीचे लिखते हैं, वो कहते हैं कि गुरु का आकार बड़ा है, सबसे बड़ा दिखता है। तो बड़ी चीजें मतलब जैसे राजा, मेयर, ट्रस्ट, आपका कोई हेड व्यक्ति है, वो सारा, जो भी बड़े ओहदे हैं, वो सारे के सारे गुरु के अंदर आते हैं। ठीक है। मान सम्मान मिलना, दुनिया में मशहूर होना, प्रमोशन मिलना। बृहस्पति मोक्ष भी देता है। ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति। देखो, परिवार में संतान गुरु से देखी जाती है। गुरु न्याय देता है, न्याय मतलब कोर्ट के जरिए डिसीजन लेकर आता है। कई बार ऐसा पॉइंट आता है कि डिसीजन कोर्ट में होगा या कोर्ट से बाहर होगा, तो आपको वहां पर गुरु को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। और जन्म कुंडली का 9th हाउस भी कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी किताब में एक वो इलेक्शन की एग्जांपल लेते हैं, औरंगाबाद में इलेक्शन की, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना के इलेक्शन में, ठीक है, वो कुछ हो गया होगा कि वो क्वेश्चन था कि रिजल्ट फिर से इलेक्शन होगा या कोर्ट के जरिए आएगा। तो उस दिन वो देखते हैं कि चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, तो रिजल्ट कोर्ट से आएगा, फिर से इलेक्शन नहीं होंगे। समझ आया कि नहीं समझाया? कैसे इसे इस्तेमाल करोगे? फिर वो उसी कुंडली में देखते हैं कि गुरु 9th हाउस से संबंध भी बनाता है, तो फैसला कोर्ट से आएगा। ठीक है। तो जब भी कभी इस पॉइंट की बात होगी तो आपको गुरु को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक। गुरु के आगे लिखो फिर शुक्र। शुक्र में लिखो, शुक्र को रानी के बराबर माना गया। ठीक है। अब राजा रानी का कोई बेसिक सिस्टम नहीं है, वैसे समझने के लिए है। कुछ लोग चंद्र को, सूर्य को राजा, चंद्र को रानी लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने चंद्र को माता लिया हुआ है, तो इसका कोई ज्यादा वो है भी नहीं। ठीक है। तो शुक्र को वो लिखते हैं रानी के समान माना गया है। नीचे लिखो, चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। ठीक है। बाद में नीचे लिखो, लिखो फिर भी इनमें काफी अंतर है। क्या अंतर है? नीचे लिखो, चंद्र इज इक्वल टू मदर और शुक्र इज इक्वल टू पार्टनर। चंद्रमा का ऐसा प्यार है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है। शुक्र का प्यार एक समय के बाद या परिवर्तन उसमें आ जाता है। ठीक है। माता पिता, बच्चों में कई बार सारी जिंदगी नहीं बनती, कभी भी उनमें सेपरेशन नहीं होती। ठीक है। हमेशा बच्चे कहते हैं ये हमारे माता पिता हैं, फिर माता पिता कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं। चंद्र को समझने के लिए आप माता को समझोगे तो कई बार बच्चों का हद से ज्यादा अजीब सा बर्ताव हो जाता है ना, पर माता का फिर भी बच्चे के प्रति अजीब सा व्यवहार नहीं होता। ठीक है। तो चंद्र का जो इमोशनल आपको कंफर्ट चाहिए वो चंद्र देता है। ठीक है। और जो हमें फिजिकली कंफर्ट चाहिए वो आपको शुक्र देता है। ठीक, चलो आगे लिखो। शुक्र में देखो, शुक्र को विवाह का कारक माना गया है। देखो, आकर्षण, खूबसूरती, मर्दानगी, क्योंकि यौन सुखों को भी रिप्रेजेंट करता है ना, शादी का कारक है, तो ये सारी शुक्र के देखा जाता है। नीचे लिखो, जितनी भी चीजें हमें सुख देती हैं, जो भी चीजें आपको सुख दे सके, वो सारी की सारी शुक्र की है। ठीक है। हमारी आंखों को क्या सुख देता है? कुछ सुंदर दृश्य देखना, टीवी वीवी, है ना, टीवी हो गया, कोई फिल्म होगी, कुछ भी हो गया, सुंदर घर हो गया ना, आंखों को सुख देने वाली चीजें। कानों को सुख क्या देता है? अच्छा संगीत हो गया, किसी को सुनना, वो भी शुक्र के अंदर आएगा। ठीक है। जीव को सुख क्या देता है? मीठी चीजें। ठीक है। नशे करने वाली चीजें जो लोग करते हो वो सारी की सारी शुक्र पे आती है। ठीक है।
एक बार रीड करूं मैं, ये लिखने की नीड नहीं, जितना आपने लिख लिया इतने बहुत है। ठीक है, वो लिखते हैं, सभी सुखों की चाह रखना सारा शुक्र के अंदर आता है। चाहे वो वाहन सुख है, चाहे वो किसी भी तरह का सुख है। वो लिखते हैं, टीवी, फ्रिज, चित्र, कला, घर, वाहन, शारीरिक सुख मिलना। ठीक है, हर प्रकार का सुख। आंखों को जो चीजें सुख देती हूँ, कानों को जो चीजें सुख देती हूँ, नाक को खुशबू सुख देती है ना, खुशबू शुक्र में आती है। कानों को संगीत शुक्र देता है, वो आता है। जीभ को मीठी चीजें, तंबाकू, शराब, सिगरेट, जितनी भी नशे वाली चीजें हैं, वो जो जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो सारे सारा शुक्र में आएगा। ठीक है, नीचे लिखो, शुक्र को गुरु शुक्राचार्य से भी लिंक करते हैं। ठीक है, तो गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी थी, मंत्र था जिससे वो मृत व्यक्ति को भी ठीक कर देते थे। तो ये जो भी मंत्र उपचार है, जड़ी बूटियों के थ्रू औषधि है, ये शुक्र से देखी जाती है। ठीक है, आगे लिखो फिर। शनि। शनि में वो लिखते हैं कि आसमान में दिखने वाले सभी ग्रहों में शनि तेजहीन है। तेजहीन मतलब रफ्तार उसकी बहुत सबसे धीरे चलता है ना, 2.5 साल बाद एक राशि को बदलेगा शनि। और अकेला भी दिखता है। ठीक है, ये दोनों इसके गुण कह लो, गुण है। नेगेटिव गुण कहने, नेगेटिव गुण है कि वो स्लो चलता है और वो अकेला दिखता है। ठीक है, वो नीचे लिखते हैं कि इसकी गति अन्य ग्रहों के मुकाबले कम है। 9 ग्रहों में रवि को राजा मानेंगे तो शनि को सेवक मानना पड़ेगा। ठीक है, शनि की गति धीमी है, कोई भी फल देने में विलंब करता है, यानी कि डिले करता है। ठीक है, किसी तरह का फल। लिखा है, मानो बर्दाश्त करने की हद चेक करे। ठीक है, मतलब जैसे आता है ना, हम आरपी लेते हैं। अगर हमारा नंबर 1 आरपी सैटर्न आता तो हम लेते हैं कि इवेंट डिले से होगा। समझा रहा पॉइंट कि नहीं समझा रहा, है ना? डिले से होगा क्योंकि वो चेक करता है। जैसे हम 8th हाउस के सब लॉर्ड से देखते हैं डेथ के समय की सिचुएशन। 8th हाउस सब लॉर्ड जब सैटर्न होता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति पहले बीमार, फिर बेड रेस्ट, शरीर थक जाएगा, है ना, डेथ के लिए वो तरस जाएगा, मतलब उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता को चेक करता है। ठीक, नीचे लिखो, कड़ी कोशिश के बाद फल देता है, मतलब बहुत मेहनत के बाद फल देता है। साथ में लिखो, फिर भी पूरा फल नहीं देता। ठीक, जैसे हम पैसे में चेक करते हैं ना कि शनि आ जाए तो पूरे पैसे नहीं मिलते, अधूरे मिलते हैं। ठीक है, साथ में लिखो, झूठी चीजें भी शनि से देखी जाती। हम होरारी में प्रश्न करते हैं ना, कोई व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, या 3rd हाउस से हम होरारी में देखते हैं कि न्यूज का रिजल्ट क्या है। तो कोई व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, 2nd हाउस सबलोड अगर सैटर्न होगा, दूसरे घर से वाणी देखते हैं ना, तो वो झूठ बोल रहा होता है। ठीक है, आपने कोई न्यूज सुनी, कोई अफवाह सुनी, तो वो तीसरे घर से देखते हैं। 3rd हाउस सबलोड अगर सैटर्न होता है तो वो न्यूज अफवाह भी झूठी होती है। क्लियर? ठीक है, चलो लिखो आगे। लिखो, शनि सबसे धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। ठीक है, देखो, निरंतर चलता है, रुकता नहीं है, जिस वजह से धीरे धीरे चलता है, कछुए की भांति। ठीक है, जब कछुए की भांति चलता है तो अच्छी मेहनत भी इसी में है, क्योंकि चल तो रहा ही है, रुका तो है ही नहीं है। अच्छी मेहनत, अच्छी लगन, काम करने की अच्छी क्षमता। ठीक, देखो, ऐसे लोग प्रसिद्ध नहीं होते। ठीक है, तो प्रसिद्धि कहाँ से देखते हैं कुंडली में? 3rd हाउस के सब लॉर्ड से हम प्रसिद्धि देखते हैं।
तो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड अगर सैटर्न होता है तो ऐसे लोग प्रसिद्ध नहीं होते। ठीक है। लेकिन मेहनती होते हैं, जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें मान सम्मान पाते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्धि हासिल नहीं करते। लिखो, मेहनत करने वाले पर कभी कभी अपमान भी रिप्रेजेंट करता है शनि से। ठीक है? नीचे लिखो, धीमी गति से काम करते हैं, जिस वजह से आलसी भी इसी से देखा जाता है। ठीक। इसी के साथ में सुखों की उम्मीद कम रखते हैं। ठीक। और कंजूसी ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर यहाँ तक शनि का। ठीक है। शनि के बाद आगे लिखो फिर राहु। केपी सिस्टम में राहु और केतु को समझने के लिए राहु और केतु के राशि लोड को भी समझना जरूरी है। राहु और केतु अपने राशि लोड का भी रिजल्ट देते हैं हमें। ठीक है। जैसे मान लो राहु बृहस्पति की राशि में है, मीन या धनु में, तो वो बृहस्पति जैसा भी काम करता है। ठीक है। तो राहु का रिजल्ट समझते समय राहु के खुद को भी, और राहु के राशि लोड, उसे कहते हैं राहु का प्रतिनिधि बन गया वो। तो प्रतिनिधि यानी कि जो राहु का है उसका भी रिजल्ट समझने की जरूरत होती है। ठीक है। चलो, तो लिखो फिर। लिखो, राहु और केतु छाया ग्रह है। केपी में हम छाया ग्रहों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है। बाकियों से ज्यादा हम इसे अधिक महत्व देते हैं। अच्छे से महत्व क्या देते हैं? अब इसी किताब में आगे वो शादी में एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें केतु शादी को रिप्रेजेंट करता है, वही पॉजिटिव हाउसेस। ठीक है। केतु के पहले बुध भी वही पॉजिटिव हाउसेस सिग्निफिकेट करता है, दोनों इक्वली करते हैं। ठीक है। वो लिखते हैं बुध में शादी नहीं होगी, केतु में होगी। फिर वो नीचे लिखते हैं, कृष्णा मूर्ति जी ने कहा है कि राहु केतु बाकियों से ज्यादा फल देंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। क्लियर, चलो। लिखो फिर नीचे इसके। लिखो के राहु सांप के मुख को रिप्रेजेंट करता है। अब सांप के मुख में क्या होता है? जहर होता है। ठीक है। तो जहर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी राहु की हैं। लिखो, राहु विषैला है। विषैला मतलब जहरीला है। इसका स्वभाव भी विषैला है। ठीक? जहर या जहर का प्रयोग करना राहु से देखा जाता है। और वैसी ही प्रकृति भी होगी व्यक्ति की, जहर जैसी ही। ठीक है। देखो, सांप अकेला रहता है तो ये अकेला ही रहना पसंद करता है। बुराई बातें, बुरी बातें। नीचे लिखो, बंधन योग। बंधन योग समझते हो? पिशाच बाधा, ये सुना होगा आपने, है ना, ये योग। ठीक है। कैसे देखा जाता है? नीचे नियम लिखो। जन्म कुंडली में 12th हाउस का सब लॉर्ड राहु हो, और वो सिग्निफिकेट करे फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट को करना जरूरी है, तो अभी शरीर से संबंध आएगा ना। 12th हाउस सब लॉर्ड इज राहु, और वो सिग्निफिकेट करे पहले घर को। तो ऐसे व्यक्ति को पिशाच बाधा इस प्रकार की समस्याएं होती। कब होगी? राहु की दशा में ही होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक। और नीचे लिखते हैं, ऐसी कुंडलियां जिनमें राहु की महादशा लगी हुई हो, मतलब जो चल रही हो, है ना, उन कुंडलियों को देखें तो जातक की समस्याओं के बारे में उनसे मालूम हो तो उनकी समस्याएं बड़ी अजीब तरीके की होती। ठीक है। विचित्र प्रकार की समस्या मतलब जनरली व्यक्ति को वैसी समस्या देखने को नहीं मिलती। आप अपनी राहु की महादशा को एक बार एनालाइज करिएगा, उस दौर में आपको क्या क्या परेशानी रही होगी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखो, राहु चोरी और ठगी को भी रिप्रेजेंट करता है। हल्की सोच रखना। चोरी ठगी कहाँ से देखते हैं? जन्म कुंडली के 7th हाउस से देखते हैं। लिखो नीचे, जन्म कुंडली का 7th हाउस अगर राहु हो, 7th हाउस सब लॉर्ड अगर राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में बार बार चोरियां होती। ठीक है। राहु के आगे चलो केतु में।
देखो, राहु सांप का सिर है तो केतु सांप की पूंछ है। वो लिखते हैं कि सांप के मुंह में जहर है लेकिन पूंछ में शक्ति है ना, पूंछ उसकी बड़ी तेज रफ्तार से हिलती है। तो नीचे लिखो केतु। केतु में मंत्र तंत्र, कड़ी साधना। कड़ी साधना मतलब काफी देर तक किसी काम को करना है ना, जैसे रिसर्च विसर्च करना, ये दर्शाता है। ये गर्भपात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो गर्भपात कैसे होगा? फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड केतु, या सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु हो, ठीक है। साथ में लिखो ये आयुर्वेदिक औषधि को भी रिप्रेजेंट करता है, खास कर कर वो औषधि जो पेड़ पौधों से बनी हो, ठीक है। लिखो केतु को मंगल जैसा मानते हैं, पर वो साथ में लिखते हैं मंगल से भी कड़ा। मंगल से भी कड़ा मतलब क्या होता है? मंगल से भी ज्यादा एग्रेसिव, ठीक है। इसमें उन्होंने आगे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के बारे में भी दिया हुआ है। ये आपको मैं किसी और वेबिनार में समझाऊंगा, अभी इतना आपको ये समझ आएगा नहीं। इसमें ना युति देखते हैं कि यूरेनस नेपच्यून की युति किस प्लैनेट के साथ है। वो प्लैनेट जिस हाउस का सब, क्योंकि इनकी अपनी दशाएं तो आती नहीं है, क्योंकि इनके नक्षत्र नहीं होते, ठीक है। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के जिसके नक्षत्र होते हैं उनकी दशा ही आएगी। तो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो के नक्षत्र भी नहीं होते, और ये किसी हाउस के सब लोड खुद भी नहीं बनेंगे। ये किसी के साथ बैठेंगे या किसी को एस्पेक्ट देंगे। तो जिसके साथ बैठते हैं, हम 4 डिग्री युति लेते हैं, उसको ये अपने प्रभाव में ले लेते हैं। और एक एग्जाम्पल लिख लो, आपको मोटा मोटा क्लियर होगा, पर ये मैं आपको फिर से कुछ यहाँ एक आधे घंटे का टॉपिक किसी और वेबिनार में समझाऊंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो कि यूरेनस जिस भी ग्रह के साथ युति में हो 4 डिग्री आगे पीछे, ठीक है, युति हम 4 डिग्री आगे पीछे लेते हैं, वो उस ग्रह को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो ग्रह जिस घर का सबलोड हो गए, एग्जाम्पल लिखो, लिखो सैटर्न, लिखो शनि 3 डिग्री का, ऐसे लिखो, लिखो तुला में शनि 3 डिग्री का, और तुला में यूरेनस 4 डिग्री का। तो यूरेनस की शनि से युति होगी ना, फिर 1 डिग्री आगे पीछे हुआ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के प्रभाव में आ गए। अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये प्रभाव में है। अब नीचे लिखो सेवंथ हाउस का सबलोड शनि हो उस कुंडली में। समझ आया इनका प्रभाव कैसे देखेंगे? उतना समझ नहीं आएगा आपको, किसी दिन मैं अलग से क्लास रखकर आपको समझाऊंगा। मतलब यूरेनस की जिसके साथ युति बनेगी, जैसे शनि के साथ बनी, अब वो युति वाला प्लैनेट जिस हाउस का सब लोड बनेगा, जैसे यहाँ हमने देखा कि यूरेनस की शनि से युति है और शनि 7वें घर का सब लोड है। अब लिखो सेवंथ हाउस का सब लोड हो, तो लिखो नियम तोड़कर विवाह करना, नियम तोड़कर शारीरिक संबंध बनाना, कोई यौन सुखों में अजीब तरीके की सोच रखना, गलत वक्त यौन सुख चाहना। अब वो ये फल देगा। समझ आया पॉइंट कि नहीं समझाया? यूरेनस की जिसके साथ युति होगी, वो प्लेनेट जिस हाउस का सबलॉर्ड बनेगा, उस हाउस के फलों को वो चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे 5वें घर से बने तो नायाब संतान, मतलब अ, अपने हिसाब से आप समझ लेना, वो फलों में बिल्कुल विपरीती कर देता है, ठीक है। किसी इसमें दिया हुआ उन्होंने यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का, किसी और वेबिनार में आपको ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। आगे आप राशियां लिखो। 12 राशियां हमारे पास है, ये आप सभी को पता ही है। राशियों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले लिखो मेल फीमेल, यानी कि पुरुष स्त्री, ठीक है। पहले इसे समझते हैं, इसके बाद आगे ना एलिमेंट में उसे डिवाइड करेंगे, एयर में, फायर में, वाटर में, अर्थ में, फिर चर है, फिर द्विस्वाप है, ठीक है। राशियां अपनी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी हमें असर करती, ठीक है। काल पुरुष की कुंडली समझते हो? काल पुरुष की कुंडली मतलब जिसमें हर एक हाउस में राशि स्थिर होती है। आप नीचे एक एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल मेष राशि। अब मेष राशि में क्या क्या क्वालिटी होगी?
मेष राशि पहले घर में आती है ना, काल पुरुष की कुंडली के साथ। तो वो पहले घर के भी कुछ सिग्निफिकेशन रखती है अपने अंदर। ठीक है। नीचे लिखो, मेष राशि मंगल की है, मंगल के भी गुण उसमें आपको देखने को मिलेंगे। नीचे लिखो, मेष राशि मेल है, पुरुष है, उसके भी गुण मिलेंगे। मेष राशि फायर एलिमेंट की है, तो फायर एलिमेंट का गुण भी उसमें है। ठीक। फिर मेष राशि चर राशि होती है, उसका गुण भी है। तो ये सारे छोटे छोटे गुणों से मिलकर एक राशि के पूरे सिग्निफिकेशन बनेंगे। ठीक है। पहले हम मेल और फीमेल समझे, फिर आपको समझ आएगा। आप एक ना खाली कुंडली ड्रॉ करो। इसमें हाउसेस का नहीं है, राशियों को हम समझ रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाउसेस में राशियों की जगह स्थिर मान लेते हैं कि राशियां जो है इसमें स्थिर है, कि पहले घर में पहली राशि, दूसरे में दूसरी। अब पहले घर में पहली राशि लिखो, ऐसे सभी घरों में राशियों की जगह ले लो। ठीक है। अब पहले घर में लिखो मेल, पहली राशि मेल होती है। दूसरे घर में लिखो फीमेल, दूसरी राशि फीमेल होती है। ऐसे मेल फीमेल आगे एक एक छोड़कर लिखते जाओ। ठीक है। तीसरी फिर से मेल, चौथी फिर से फीमेल, पांचवी फिर से मेल आ जाएगी, छठी फीमेल, सातवीं मेल, आठवीं फीमेल, नौवीं मेल, 10वीं फीमेल, 11 राशि मेल, 12 राशि फिर से फीमेल। ठीक है। बस आपने मेल फीमेल लिखते जाना और उसे उस प्रकार से समझते जाना। समझाया कि नहीं समझाया? मेल और फीमेल राशियां कैसे देखी जाती है, क्लियर? चलो नीचे मेल हेडिंग डालो पहले की, मेल राशि। मेल राशि में कौन कौन सी राशि आएगी लिखो। पहले नंबर की राशि यानी कि मेष, तीसरे नंबर की राशि यानी कि मिथुन, मिथुन के बाद पांचवें नंबर की राशि सिंह, सिंह के बाद तुला, सात, तुला के बाद में धनु, धनु के बाद में कुंभ। ठीक है। ये राशियां इसमें आएगी। ठीक। अब थोड़ा थोड़ा समझे इनके बारे में, क्या मतलब है। नीचे लिखो मेष पहली, इजिकल टू लिखो, मेष का स्वामी होता है मंगल, मंगल होता है ना मेष का स्वामी। तो मंगल तो वैसे बलवान है, मोटे मोटे तौर पर समझो तो मेल राशियां बलवान है, स्त्री राशियां कमजोर है, ऐसे मोटा मोटा पॉइंट समझ लो। ठीक है। तो मेष का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल तो वैसे बलवान है। ठीक है। नीचे लिखो मिथुन राशि, मिथुन राशि को कुंडली के हिसाब से समझो तो तीसरे घर में आएगी ना, 3 नंबर की राशि, है ना। तो तीसरा घर लिखो साहस पराक्रम का है, हमारी बाहों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बलवान है, पावरफुल है। चलो नीचे लिखो सिंह राशि, सिंह किस में आएगी, सूर्य में, सूर्य वैसे बलवान है। ठीक है। सूर्य के नीचे लिखो तुला, तुला 7वें घर में आती है, 7th हाउस में आती है ना, काल पुरुष में। तो 7th हाउस यौन सुखों को रिप्रेजेंट करता है, तो यौन सुख में जोशीलापन चाहिए, तो वो भी बलवान है। नीचे लिखो धनु, धनु राशि गुरु की, गुरु वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है ना, निरंतर ग्रोथ करनी। आगे फिर लिखो कुंभ राशि, कुंभ 11th हाउस में आती है, क्योंकि 11 नंबर की राशि 11 में आएगी ना। 11वां घर लाभ स्थान है, लाभ मतलब वृद्धि। समझ आया नहीं है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है। तो ये जितनी भी राशियां हैं ये वृद्धि को, उत्साह को, स्ट्रोंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नीचे लिखो स्त्री राशियां, नीचे लिखो स्त्री राशियां। स्त्री राशि में सबसे पहली राशि कौन सी है, वृष। ठीक है। वृष राशि का स्वामी लिखो शुक्र, स्त्री ग्रह है। नीचे लिखो फिर कर्क, इजिकल टू चंद्र, स्त्री ग्रह है। ठीक है। नीचे लिखो कन्या, कन्या कहाँ पर आएगी, छठे घर में।
छठे में आएगी ना, सिक्स हाउस में आएगी। सिक्स हाउस क्या है बीमारी का? बीमारी दुर्बल ही है, कमजोरी ही है। ठीक। छह के आगे लिखो वृश्चिक। वृश्चिक कहाँ पर आएगी? एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस दुख तकलीफों को रिप्रेजेंट करता है। नीचे वृश्चिक के नीचे लिखो मकर। मकर किसके अंदर आती है? शनि की अधिकारित राशि है। तो शनि सबसे स्लो और इतना धीरे चलता है कि उसमें बल वैसे नहीं है, उसे बलहीन कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में लिखो फिर मीन। मीन कहाँ पर आएगी? मीन ट्वेल्थ हाउस में आएगी। ट्वेल्थ हाउस क्या है? व्यय। व्यय यानी कि खर्चा। तो खर्चा कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया इतना कि नहीं समझाना? मेल राशियां वृद्धि को रिप्रेजेंट करती हैं, फीमेल राशियां कमजोरी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। नीचे नियम लिखो, ये आप अपनी प्रैक्टिस से इसे देखोगे कितना सही है कितना गलत है। वैसे नियम है, नियम क्या है कि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड उस सब लोड का स्टार लोड, खुद सब लोड नहीं, सब का नक्षत्र लोड देखने आता ना, पहले पांचवें घर के तीसरे नंबर पर सब लोड होगा पांच का। जो वो सब लोड होगा उस सब लोड की प्लेनेट में जाकर दूसरे नंबर पर स्टार लोड होगा। ठीक है। तो पांचवें घर के सब लोड का स्टार लोड जिस राशि में हो वैसी संतान होती है। मेल में हो तो मेल चाइल्ड, फीमेल में हो तो फीमेल चाइल्ड। अभी आगे हम द्विस्वभाव करेंगे। लिखो द्विस्वभाव में हो तो ट्विंस चाइल्ड देता है। समझ आया कि नहीं समझाया? पहला बच्चा पांच से, दूसरा बच्चा सात से। ये तो पता ही है ना, आगे आगे मूव करते जाएंगे। फिर से नियम बोलता हूँ, पहले बच्चे को समझ लोगे, बाकी सेम ही है। लिखो फिफ्थ हाउस सब लोड उस सब लोड का स्टार लोड यानी कि नक्षत्र लोड वो जिस राशि में बैठा हो। अगर मेल में तो मेल, फीमेल में तो फीमेल। ठीक है। द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव होती है 3 6 9 12। ठीक है। तो फिर ट्विंस चल देता है। चले इसके आगे। ठीक है चलो, लिखो फिर आगे। अब ये दो प्रकार से राशियां डिवाइडेशन है मेल और फीमेल में। मेल फीमेल के बाद हम क्या करते हैं? फायर एलिमेंट। पहले ऊपर लिखो फायर, नीचे लिखो पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट, नीचे लिखो वायु यानी कि एयर एलिमेंट, नीचे लिखो जल यानी कि वाटर एलिमेंट। पहले फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है। अब यही राशियों का साइकिल है। मेष राशि फायर की है, वृष राशि पृथ्वी की है, अर्थ की, मिथुन राशि एयर की है, और कर्क राशि जल की है। फिर से सिंह को ऊपर ले जाओ। सिंह राशि अग्नि की, कन्या राशि पृथ्वी की, वायु तुला में आ जाएगी। ठीक है। और वाटर फिर से उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर धनु अग्नि में, मकर पृथ्वी में, कुंभ वायु में, और मीन जल में। ठीक है इतना पॉइंट। अब नीचे अर्थ एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट सॉरी, ये फायर से शुरू करते हैं। तो अग्नि फायर एलिमेंट डालो। अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब है आग, है ना, फायर हो गया। अब लिखो कौन कौन सी राशि, पहले लिखो मेष। राशियों के नंबर लिख लो, नहीं तो लिखो 1 नंबर राशि मेष, 5 नंबर की राशि सिंह, 9 नंबर की राशि धनु। ये तीनों के तीनों अग्नि राशि हैं। नीचे लिखो मेष का स्वामी मंगल, सिंह का स्वामी सूर्य, धनु का स्वामी गुरु। नीचे लिखो मंगल। मंगल तो वैसे प्रलयकारी अग्नि है, वो हमने पहले पढ़ी लिया। ठीक है। नीचे लिखो रवि। रवि आत्मा अग्नि, आत्मा तेज है ना, आत्मा अग्नि ने आत्मा तेज कहते हैं। समझ लगा नहीं लगा? ये भी हमने पहले पढ़ा है। नीचे लिखो गुरु धनु, वो ईश्वरी तेज को रिप्रेजेंट करती है, परमात्मा को जो मिलने की शक्ति है उसे रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। नीचे लिखो इनमें अलग अलग फायर है, मतलब तेज कम ऐसे है। ठीक है। सबसे ज्यादा फायर होती है मेष में। ठीक है। उससे बाद आती है सिंह में, उससे बाद आती है धनु। पहले मेष लिखो, मेष के आगे लिखो मेष में मंगल वाली आग है पूरी प्रलयकारी। ठीक है।
नीचे लिखो सिंह में कौन सी रवि वाली जो जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है। नीचे लिखो धनु में जो शरीर को सुख दे। सुख क्या देती है? ममता और दुलार। वो भी प्यार में आता है, वो भी फायर में आता है। तो वो धनु से देखा जाता है। समझ आया पॉइंट कि नहीं समझ आया? ठीक है। ये सारी की सारियां राशियां नीचे लिखो। बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है। बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। अपने बलबूते पर काम करना इनका गुण है। हमेशा आगे बढ़ना इनका गुण है। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड को देखोगे ना, क्योंकि वही इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड अगर अग्नि राशियों में हुआ तो ऐसे व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है। और पहले घर का सब लॉर्ड आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये उत्साह बढ़ाने वाली राशियां हैं। तो पहले घर का सब लॉर्ड अगर इसमें होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आगे की बढ़ने की सोच वाला होता है, चाहे हार हो भी जाएगी तो भी हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट का ही हो। ठीक है। वाटर में होगा तो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट का होगा। समझ आया कि नहीं आया? है ना, बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट हो जाएगा। आगे लिखो फिर पृथ्वी में। पृथ्वी में कौन कौन सी आएगी? वृषभ 2 नंबर की। वृषभ के बाद में आएगी कन्या। कन्या के बाद में आएगी मकर। ठीक है। शुक्र की, बुध की और शनि की। ठीक, शुक्र बुध शनि। शुक्र बुध शनि में पृथ्वी का मतलब क्या है? विचारों में स्थिरता। स्थिर विचार, चेंज नहीं करते। ठीक है। अब स्थिर का मतलब क्या है? पैसे को जमा करना। जमा के साथ में लिखो कंजूसी करना। धीमी गति से काम करना। इसके नीचे लिखो शुक्र, शुक्र की राशि लिखो वृष। लिखो वृष इज इक्वल टू फल और फूलों वाली धरती। पृथ्वी धरती को रिप्रेजेंट करता है ना, वृष इज इक्वल टू फल और फूलों वाली धरती। नीचे लिखो कन्या इज इक्वल टू, लिखो जो भूख मिटाने के लिए जरूरी चीजें हैं वो पैदा करने वाली धरती। जैसे गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां पैदा करने वाली धरती। उसके नीचे लिखो मकर इज इक्वल टू रेत, बेकार पेड़ पौधे जहां पैदे होते हैं, रेतली जमीन, बंजर जिसका उपजाऊ से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। पत्थरों से लैस हुई धरती वो मकर में आती है। ठीक। फिर नीचे लिखो वायु में, एयर एलिमेंट में। एयर में क्या क्या आएगा? मिथुन आएगी, तुला आएगी, कुंभ आएगी। ठीक। मिथुन, तुला, कुंभ। एयर क्या है? हवा। देखो आसमान की सैर करना मतलब हवा में ही रहना, है ना। घूमने वाले, कल्पना शक्ति, सोच की शक्ति। संशोधन करना मतलब रिसर्च करना। नए विचार, नए विचार आना। ये सारे इन राशियों से जुड़ा हुआ सिग्निफिकेशन। और नीचे लिखो पहले मिथुन। लिखो मिथुन इज इक्वल टू गणित। गणित के बाद में भाषा यानी कि लैंग्वेज लिखना। इसके थ्रू कल्पना का विकास होगा, मतलब इन फील्ड में ज्यादा अधिक विकास होगा। ठीक है। फिर नीचे लिखो तुला। तुला क्या है? कला, क्योंकि शुक्र की है ना कला। कला के जरिए विकास करना। और नीचे लिखो फिर आपके पास आ गया कुंभ। कुंभ राशि किसी नई चीज को पैदा करना। ठीक है। कैसे देखा जाता है? रिसर्च कहाँ से देखते हैं हम? रिसर्च, एजुकेशन, फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड से देखते हैं ना। तो फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर कुंभ में होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके के आविष्कार को रिप्रेजेंट करता है, पैदा करता है। ठीक है। फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर तुला में होगा, ऐसा व्यक्ति कला वगैरह वाली चीजें सीखता है।
ठीक है, ऐसे आप इसका लिख लो। आगे फिर लिखो जल राशि, लास्ट वाली है, फिर हम चर स्थिर द्विस्वाप समझते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। जल में कौन कौन सी आती है? कर्क आती है, वृश्चिक आती है और मीन आती है। ठीक। इनके स्वामी क्या हुए? कर्क का चंद्र, वृश्चिक का मंगल और मीन का आपका गुरु। ठीक है। सबसे पहले लिखो कर्क। कर्क सबसे साफ पानी को रिप्रेजेंट करती है, सबसे साफ पानी जो पीने के काम आता है, क्योंकि चंद्रमा का है ना साफ। नीचे लिखो वृश्चिक। वृश्चिक का साफ जल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, गंदा, गटर, खराब, ये चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मीन राशि भी अच्छे उपयोगी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जल है तो जल के अंदर गुण क्या है? बेहद इमोशनल। ठीक है। दिमाग से फैसला नहीं लेना, दिल से फैसला लेना। ठीक। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं। ठीक है। किसी भी सिचुएशन, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। ठीक। एक नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम चर स्थिर द्विस्व को समझते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल लिखिए, वो साथ में हमें एग्जाम्पल देते हैं। वो लिखते हैं कि मेरे पास एक महाशय आए, महाशय मतलब कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि उसकी अंगूठी खोई हुई है। ठीक है। कोई गुम वस्तु गुम हो गई है। वो लिखते हैं मैंने देखा कि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड वृश्चिक राशि में है। लिखो सेकंड हाउस सबलॉर्ड, सेकंड हाउस के सबलॉर्ड से देखते हैं ना गहने वहने उरारी में। लिखो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड वृश्चिक राशि में है और तीसरे घर में था। तीसरा घर क्या है? नियर अबाउट ही है, ज्यादा दूर नहीं है, आस पड़ोस में। वृश्चिक है गंदा पानी। तो मैंने उन्हें कहा कि नियर अबाउट किसी गंदे पानी के एरिया में देखिए। तो वो बाद में नीचे लिखते हैं कि उन्हें अपने घर के गटर के पास अपनी अंगूठी मिली थी। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। नीचे लाइन लिखो, वो लिखते हैं खोया हुआ व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है कि यहाँ एक ही जगह पर रुका हुआ है, कैसे पता लगे? कई बार ये प्रश्न आता है। ठीक है। अभी हम चर स्थिर द्विसाल समझते हैं। खोए हुए व्यक्ति को 11th हाउस के सबलोड से देखते हैं। नीचे लिखो 11th हाउस का सबलोड अगर चर राशि में होगा तो फिर ट्रैवल में होगा, वो रुका हुआ नहीं है। समझ आया पॉइंट कि नहीं समझ आया? और अगर वो स्थिर में होगा तो फिर वो एक ही जगह पर स्थायी तौर पर रुका। ठीक है। इन्हीं राशियों के सिग्निफिकेशन से ही आपका धीरे धीरे मानसिक विकास होगा। यही मानसिक विकास का मतलब एक तरीका से लिखा होता है कि हम धीरे धीरे इसे ऐड करना सीखें। वो छोटे छोटे सिग्निफिकेशन को धीरे धीरे ऐड होगा। ठीक है, चलो नीचे लिखो फिर राशियां। पहले लिखो चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं मूवेबल साइन। चर के नीचे लिखिए स्थिर। स्थिर का मतलब होता है फिक्स साइन। और नीचे लिखिए द्विस्वा। द्विस्वा यानी कि ट्यूज। सबसे अधिक इसी का उपयोग है, सबसे अधिक। ठीक है। तो चर में कौन सी आती है? मेष राशि चर में, नीचे स्थिर राशि फिक्स में, वृष राशि आ जाएगी ना, और मिथुन आ जाएगी फिर नीचे द्विस्वा में। फिर साइकिल ऊपर चला जाएगा, कर्क राशि चर में, सिंह राशि स्थिर में, कन्या राशि द्विस्वा, है ना। तुला चर में, वृश्चिक स्थिर में, धनु द्विस्वा में, मकर चर में, कुंभ स्थिर में, और मीन राशि द्विस्वा में आ जाएगी। ठीक है ना। नीचे अलग से हेडिंग डाली है अभी चर राशि। ठीक है। चार राशियों को पहले समझो। इसके आगे लिखो मेष, कर्क, तुला और मकर। 1 4 7 10 राशियां। ठीक है। नीचे देखो इनके काम में गति है, गति मतलब बहुत तेज काम करती है। देखो हमेशा आगे रहना, नेता की तरह, मतलब फ्रंट में रहना, अपने आप पर पूरा विश्वास करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, अपना काम जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है। ये इसके एक बेसिक से पॉइंट है।
नीचे उन्होंने स्पेशल लिखा है कि मकर राशि को सोचकर यह माइंड में ना आए कि शनि की राशि है तो उससे तो वो चर नहीं है। वो नीचे लिखते हैं कि मकर शनि की है, लेकिन वो कछुए की भांति उसकी गति है, रुकती नहीं है। चर में है ना, धीरे धीरे है पर रुकी नहीं है। ठीक। नीचे लिखते हैं कछुए की गति जो खरगोश को मात दे दे, मतलब धीरे धीरे वो परिवंतर करती रहेगी। ठीक है। सबसे तेज राशि होती है मेष राशि, जो सबसे तेज गति से रिजल्ट आपको देती है। ठीक है। कर्क, उसके बाद मेष, मेष के बाद आपके पास आती है तुला, और फिर लास्ट में आती है मकर। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलता है, चंद्र की राशि सबसे तेज गति से आएगी, फिर मंगल, फिर वो। नीचे फिर लिखो स्थिर राशि। चर का मतलब क्लियर हुआ ना, स्थायी नहीं है, हमेशा मूवमेंट पसंद करती है। ठीक है। नीचे लिखो स्थिर राशि। स्थिर में कौन सी आएगी? वृषभ राशि आ जाएगी। वृषभ के बाद सिंह राशि आ जाएगी। सिंह के बाद वृश्चिक 8 नंबर की। फिर कुंभ राशि 11 नंबर की आ जाएगी। लिखो स्थिर सोच, विचारों को हमेशा स्थिर रखना। अपनी बात को साफ साफ सामने वाले को बता देना। एक निश्चय कर लेना और बदलाव पसंद ना करना। एक निश्चय और बदलाव पसंद ना करना। और ना ही अपनी सोच को बदलना बार बार। जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन स्थिर ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है। लिखा है बड़ी मुश्किल के बाद अपने विचारों को चेंज करेंगे, बहुत मुश्किल के बाद। तो जहां पर भी स्थिरता की बात आती है हम ऐसे ही देखते हैं। जैसे फॉरेन सेटलमेंट, एक ही नौकरी रहेगी या बदली नहीं ना जाएगी, वही शादी चलेगी पहले से कि नहीं चलेगी, स्थिर से ही देखेंगे। होरारी में तो आधे से ज्यादा प्रश्नों में ही स्थिर देखी जाती है। कोई मनपसंद लड़के से शादी होगी कि नहीं होगी, मनचाही संतान होगी कि नहीं होगी, है ना, मन चाहे देश में ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि क्या मैं, मुझे इंग्लैंड ही जाना है तो वहां जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मतलब उसकी इच्छा स्थिर है। तो 12th हाउस का सबलॉर्ड अगर स्थिर राशि में हो तो वो उसकी इच्छा को स्थिर रखेगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्योंकि स्थिर की बात कर रहे हैं ना, वो एक ही जगह जाने की। क्या मन चाहे लड़के लड़की से शादी होगी तो 7th हाउस का सबलॉर्ड अगर स्थिर में हो तो मन चाहे लड़के लड़की से शादी होगी। ठीक। कई बार प्रश्न आता है कि कितने लवर रिलेशन होंगे, तो 5 का सबलोड चर में होगा तो बहुत होते हैं। ठीक है। क्योंकि वो चर मूवेबल है ना, और स्थिर में होता तो कोई एक दो ही होगा, इससे ज्यादा क्या ही बेचारा दे देगा। ठीक है। तो स्थिर में होगा तो वो बहुत कमजोरी दे देगा, ठहराव दे देगा। ठीक है, चलो आगे लिखो फिर द्विस्वभाव। द्विस्वभाव आती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि आती है। ठीक है। ये बुध और गुरु की राशियां हैं। बुध खुद भी द्विस्वभी ग्रह है। ठीक है। बुध खुद भी द्विस्वभी ग्रह है। नीचे लिखो अच्छी बुरी सोच दोनों ही है, कोई एक स्थिर सोच नहीं है, दोनों ही है। ठीक है, अच्छी बुरी। आत्मविश्वास की कमी होती है। देखो थोड़ी सी नाकामयाबी होने पर भी हार मान लेते हैं। ठीक? हाथ में कई सारे काम ले लेते हैं पर उन्हें पूरा किसी को भी नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है। तो कैसे होता है? जर्नली जैसे हम लगन लेते हैं ना, लगन में जो राशि है, अगर लगन में किसी का मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन या मीन लगन हो, ऐसा व्यक्ति हाथ में कई सारे काम पकड़ लेता है और पूरे नहीं हो पाते। ठीक है। या यूं समझो किसी भी काम को पूरी लगन से पूरा नहीं करते। ठीक। लिखो होते होते काम को बदल लेना। और ऐसे लोगों पर कोई भी व्यक्ति अपना प्रभाव बना लेता, कोई फिक्स इनका वो नहीं होता। ठीक है। नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा बाद में जब आप पढ़ेंगे
नीचे एग्जाम्पल वो देते हैं, वो लिखते हैं कि इस प्रकार राशियों के गुणों को समझकर, हमने गुण समझे है ना, मेल, फीमेल, चर, स्थिर। वो कहते हैं इस प्रकार से राशियों के गुणों को समझकर आप उसके फलादेश में और डिटेलिंग लेकर आ सकते हैं। वो लिखते हैं जैसे किसी को नौकरी के बारे में बताना हो, ठीक है, लिखो एग्जाम्पल जॉब, ठीक है। तो नौकरी के बारे में अगर हमें बताना हो तो 10th हाउस के सब लोड को देखेंगे ना, वो क्या व्यवसाय करेगा, ठीक है। और नौकरी छठे के सब लोड से भी देखते हैं। तो वो लिखते हैं कि अगर उसका संबंध जल राशियों से बनेगा तो वो जल के रिलेटेड उसमें काम करेगा। समझाया कि नहीं समझाया? नीचे लिखो 10th हाउस सब लोड, 10th हाउस का सब लोड कर्क में, वृश्चिक में या मीन में हो तो जल से संबंधित है तो वो जल के रिलेटेड कार्य करेगा, ठीक है। क्लियर इतना कि नहीं क्लियर? अब जल में भी कई सारे फील्ड हैं। नीचे वो लिखते हैं कि अगर कर्क में होगा तो पीने वाले पानियों के रिलेटेड किसी ना किसी काम में, ठीक, क्योंकि कर्क साफ पानी है। अगर वृश्चिक में होगा तो गंदे पानी के रिलेटेड किसी ना किसी काम में। और अगर मीन में होगा तो मीन बड़े दरियाओं को रिप्रेजेंट करता है, जैसे समुंदर, तालाब, बड़े बड़े चीजों को, ठीक है। नीचे लिखो, वो लिखते हैं किसी को वाहन लेना हो तो वाहन चार पहिए लेगा कि दो पहिया लेगा, ठीक है। तो उसके लिए होरारी में 4th हाउस का सबलोड अगर चर से संबंध बनाए तो चार पहिए लेगा, अगर द्विस्वभाव से संबंध बनाए तो दो पहिया लेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? ठीक है। एक बार लास्ट में एक चार्ट बनाकर इकट्ठा लिखाऊं आपको सारा, ठीक है। एक सारा इकट्ठा लिखाता हूँ, उससे आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा बाद में, ठीक है। हम नेक्स्ट एक वेबिनार रखेंगे जिसमें मैं अगले हफ्ते या उसके अगले अगले हफ्ते तो नहीं, उसके अगले हफ्ते रखूंगा, ठीक है। जिसमें आपको जैसे 1 से 12 तक की राशियों के ना सारा इकट्ठा कर कर समझेंगे, क्लियर। जैसे एक बोलूं मैं, ये लिखिएगा मतलब वैसे मैं बोलता हूँ। जैसे आगे फिर 1 से 12 मेष राशि है। वो लिखते हैं कि मेष राशि निडर है। निडर क्यों? क्योंकि मंगल का गुण आएगा ना, मंगल की है, निडर है, लेकिन हल्की सोच की है। हल्की सोच क्यों? चर राशि है ना, बड़ी जल्दी बदलती है। चर राशि है, हल्की सोच को रिप्रेजेंट करती है। वो लिखते हैं मेष राशि पहले घर में है तो सिर को रिप्रेजेंट करती है, हमेशा ऊंचे स्थान पर रहती है, क्योंकि सिर है तो हमेशा ऊंचे स्थान पर रहना। अपनी अलग सोच के कारण किसी पर भी विश्वास नहीं करते और अपने बलबूते के कारण हर काम को बड़ी जल्दी से करते हैं, ठीक है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? सारा इकट्ठा करेंगे और केपी में हाउसेस को आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। वैसे तो आप अकेला समझते हो ना, पहला अगर ये देता है दूसरा अगर ये देता है, वैसे समझने का तरीका सलीका ये होता है कि पहला अगर अपने अच्छे रिजल्ट देगा, जैसे पहला अगर शरीर है, आत्मा है, जो भी है पहले घर के अच्छे। अब पहला अगर दूसरे घर के नेगेटिव रिजल्ट भी देता ना, क्योंकि दूसरे घर से 12वां घर है, तो पहला घर जब पढ़ना है तो पहले घर के अपने पॉजिटिव गुण और दूसरे घर के नेगेटिव गुण, ये पहले घर में दोनों ही इकट्ठे आएंगे, ठीक है। जैसे हम दूसरे घर को पढ़ेंगे तो पैसा परिवार देगा। अब तीसरे घर के नेगेटिव रिजल्ट क्या देगा? तीसरा घर है ट्रैवल करना, ये ट्रैवल के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ट्रैवल नहीं करने देगा। समझ आएगा नहीं समझ आया? ठीक है। तो किसी भी घर के पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे ही पढ़ेंगे, उसमें लग जाएगा हमारा 1 1.5 घंटा, लेकिन आपका बेसिक उससे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो एक खाली कुंडली बनाओ, ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं इस खाली कुंडली में जो आपने पहला घर है वो आपका मेष का है, दूजा वृषभ का है, ऐसे, ठीक है। राशियों की मतलब हमने ये बना ली है, बड़ी बनाना थोड़ी सी। ठीक है, बन गई। पहले हम छोटा छोटा लिखना है ताकि हम तीनों इसमें लिखेंगे, मेल और चर दृढ़ स्वी स्वभाव है वो भी, और फायरफुर वाला वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले में मेल फीमेल वाला लिख लो, पहले मेल दूजी में फीमेल, ऐसे धीरे धीरे लिख लो सारी।
ठीक है। मेल फीमेल आगे सारी में, पुरुष स्त्री वैसे हिंदी में कहेंगे, पर आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद फिर हम इसमें फायर वाला लिखते हैं, तो पहले हाउस में लिखो फायर। ठीक है। दूसरे हाउस में लिखिए अर्थ। तीसरे हाउस में लिखिए एयर। चौथे हाउस में लिखिए वाटर। ठीक है। पांचवें घर में फिर से फायर। छठे घर में अर्थ। सातवें घर में एयर। आठवें घर में वाटर। ठीक है। फिर नौवें घर में फायर। 10वें घर में अर्थ। 11वें घर में एयर। 12वें घर में वाटर। क्लियर इतना? ठीक है। ये पूरे का पूरा सीक्वेंस हो गया। अब इसी में ही चर स्थिर द्विस्राव लिखते हैं, तो इंग्लिश में लिखना है तो चर को मूवेबल कहते हैं, स्थिर को फिक्स कहेंगे, द्विस्राव को ड्यूल कहेंगे। तो फर्स्ट हाउस में लिखो मूवेबल यानी कि चर। दूसरे हाउस में लिखिए फिक्स यानी कि स्थिर। तीसरे हाउस में लिखो द्विस्राव यानी कि ड्यूल। ठीक है। फिर चार में चर मूवेबल। पांच में स्थिर फिक्स। छह में द्विस्राव ड्यूल। सात में फिर से चर मूवेबल। आठ में फिर से स्थिर फिक्स। नौ में फिर से द्विस्राव। 10 में लिखिए चर। 11 में स्थिर। 12 में द्विस्राव। इसके नीचे लिखो मरकरी इज इक्वल टू द्विस्राव, बुध अपने आप में द्विस्राव भी है। ठीक है, ये बस। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, वैसे तो राशियों को और भी कई सारे तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे राशियों के गुण है ना, क्षत्रिय राशि, उसके बाद रजो तमस गुण में, पर उसका कोई उतना इस्तेमाल नहीं है। मेल फीमेल का भी उतना इस्तेमाल नहीं है। एलिमेंट वाला भी उतना इस्तेमाल नहीं है। सबसे अधिक इस्तेमाल चर स्थिर द्विस्वाप का ही है। ठीक है। किसी भी काम को कितनी रफ्तार से करना है वो चर बता देती है। और इसका रिप्रेजेंट तो केपी में कई सारे तरीके से है, कोई एक तरीके से नहीं है। कई सारे तरीके, और केपी में ऐसा सिस्टम होता है कि हम नियम खुद से भी बना सकते हैं, जैसे हम आरपी लेते हैं। इस किताब को पढ़ोगे तो शास्त्री सर ने बिना कुंडली के भी आरपी की मदद से समझा हुआ है। जैसे वो एक आगे एग्जाम्पल लिखते हैं कि उनके दोस्त का किसी प्रकार से प्रॉपर्टी में कोई केस वेस था, को फंसा हुआ है। तो वो आया, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उन्होंने आरपी लिए तो उसमें बृहस्पति आता, तो वो कहते हैं निकल जाएगा, तो बृहस्पति कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देता है। तो कई सारे तरीके से लिखे हैं। पर वही है कि जब हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर ही वो समझा जाता है, नहीं तो ऐसे शुरुआती दौर में समझना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? ठीक है। इसे एक बार फिर से वीडियो देखना, जो छूटा गया है उसे फिर से लिख लेना, तो आपका बेसिक फाउंडेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो प्लैनेट के कारक का कोई ज्यादा हम केपी में इस्तेमाल तो करते नहीं है, पर फिर भी हमें बेसिक ज्योतिष के लिए उसका पता होना चाहिए। और इसमें तो मैंने आपको फिर भी मोटा मोटा ही पढ़ाया है इस किताब का। इस किताब को जब आप खुद से कभी लोगे तो उसे पढ़ोगे ना, तो उन्होंने हर एक ग्रह का ये तो दिया गुण, जो मैंने आपको गुण बताया ऊपर वाला, हर एक का नीचे व्यवसाय भी उन्होंने बताया हुआ है। हर एक के नीचे बीमारी भी बताई हुई है। तो ये क्या करता है, जैसे हमें देखना है कौन सा व्यवसाय करना है, तो 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, वो फिर से पीछे चले गए, है ना। 10th हाउस बीमारी छठे घर के सबलॉर्ड से देखते हैं। छठे घर का सबलॉर्ड कौन सा है तो फिर से उसे देख लेंगे। ठीक है। इन्होंने सारे के सारे प्लैनेट का बीमारी व्यवसाय गुण, राशियों का बीमारी व्यवसाय गुण, हाउसेस का बीमारी व्यवसाय गुण, मैंने आपको सिर्फ गुण गुण ही समझाया, नहीं तो उसी में रहते। ठीक है। पढ़ने में जो मोटा मोटा पॉइंट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है। और बीमारी तो फिर छठे में रिपीट हो जाएगा ना, कि सारे का सारा। व्यवसाय तो फिर 10 में हो जाएगा, पर एक बार पढ़ा होता है तो वो मदद करता है। ठीक है। यही सेम किताब है, मैं फिर से लास्ट में दिखा देता हूँ, वैसे सभी पुराने बच्चों को पता ही है। कृष्णा मूर्ति ज्योतिष रहस्य कर कर किताब है, गुरु शासनी जी की। ठीक है। 2 पार्ट है, अमेजोन पर सर्च करोगे तो हो ना हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ कह रहे हैं अमेजोन में नहीं आता, नहीं आता, फिर मैं क्या उसमें कर सकता हूँ। ठीक है।
होनी चाहिए, मिल जाएगी, मिल गई अच्छी बात है, नहीं मिल तो कोई बात नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी किताब है। आपको इससे अच्छा केपी सिस्टम नहीं समझा सकती। जितनी भी आपको जितनी भी समस्या आज नहीं, मतलब आपको आने वाले 20 साल बाद भी प्रैक्टिस में कोई समस्या आने वाली हो, वो भी आपको इसमें मिलेगी। जैसे हम सभी को संशय होता है कि क्या पता चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस नहीं है तो रेमेडी कर लें बच्चा हो जाएगा। वो 5वें घर में एग्जाम्पल देकर लिखते हैं बच्चा नहीं होगा, वो नीचे लिखते हैं कि ज्योतिष भविष्य बता सकता बना नहीं सकता। ठीक है। अभी एक मार्केट में कोई नई थ्योरी चली है, लोग कहते हैं अगर नेगेटिव हाउसेस का कोई काम कर लें तो वो नेगेटिव हाउसेस हमें नेगेटिव नहीं करते है ना। जैसे 12वां अगर खर्चे का है, तो कुछ लोग कहते हैं अगर हम विदेश में चले जाएंगे तो शायद फिर खर्चे के लिए वो ना रहे, है ना। कुछ लोग ऐसे मतलब अपनी छोटी छोटी थ्योरी लेते हैं। या कुछ लोग लेते हैं कि अगर मान लो एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन है, हम छोटी मोटी अपनी स्कूटी वूटी कहीं मार लेंगे तो शायद वो टल जाएगा। इस किताब में 4th हाउस में वो विदेश एजुकेशन की एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। वो लिखते हैं जब व्यक्ति विदेश में शिक्षा करेगा, तो विदेश के पॉजिटिव हाउस है 3, 9, 12, है ना। 3, 9, 12 विदेश के हाउसेस हैं। तो 3 और 12 यानी कि 3, 12 एक्टिवेट होगा ना फिर उस समय की महादशा में, एक्टिवेट होगा। 3 और 12 शिक्षा के विपरीत हाउसेज हैं, ध्यान से देखो। चौथे घर से 12वां घर, तीसरा घर, और 12वां घर शिक्षा के विपरीत है। वो लिखते हैं कि जब व्यक्ति विदेश में जाएगा उस समय की महादशा में 3, 12 तो होंगे, यानी कि शिक्षा के नेगेटिव तो होंगे। लेकिन अगर उस समय की महादशा में शिक्षा के पॉजिटिव हाउस यानी कि 4, 9, 11 हुए, तो ही वो शिक्षा कंप्लीट करेगा, नहीं तो बिना शिक्षा के वापस आ जाएगा। समझ आया पॉइंट कि नहीं समझाया? नहीं तो उन्होंने इतनी 2 किताबें लिख दी, कम से कम एक किताब में 500 600 पेज होगा, वो भी नीचे लिख देते कि 12वां घर विदेश में चला गया तो वो शिक्षा का नेगेटिव नहीं है। मतलब वो ये समझाना चाहते हैं कि विदेश बेशक चला गया, पर 3, 9 फिर भी शिक्षा के नेगेटिव ही रहेंगे। क्लियर है? तो जो भी हमें आने वाले 20 साल में भी समस्या आने वाली होगी, वो आपको इसी से मिल जाएगा। अ, वैसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि केपी सिस्टम का यही एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि केपी सिस्टम में जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने साथ में एग्जाम्पल्स दी है। जैसे आप के एस के सर की 6 किताबें भी पढ़ोगे ना, उन्होंने साथ साथ एग्जाम्पल करी है। अब हम जो भी मेथड का, जैसे हम आरपी लेते हैं, महादशा हो तो सिलेक्ट करनी, अंतर सिलेक्ट करनी, आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा उन्होंने टाइमिंग ऑफ इवेंट ऐसे प्रेडिक्ट की है। हम सन ट्रांजिट लेते हैं, उन्होंने सन ट्रांजिट प्रिडिक्ट किया है, तो आपको फिर संशय अपने आप पर नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि आप उनके साथ मैच करते ना बिल्कुल वैसे का वैसा। आपको कभी संशय नहीं रहेगा। आप लाल किताब पढ़ोगे, लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है 5 किताबें, 5 किताबों में उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं कोई भी दी हुई, कोई भी एक भी उसमें एग्जाम्पल नहीं है। लाल किताब कई सारे ऑथरों ने लिखी है, एग्जाम्पल किसी ने नहीं दी हुई। मुझे लगता है जितना जितना सभी को समझ आएगा उसने उतनी उतनी लाल किताब पकड़ ली, क्योंकि पता ही नहीं है तरीका सलीका देखने का क्या है। जितना जितना जिसे आगे उतना उतनी उतनी पकड़ ली। मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे जितना आ गया मैंने उतनी ले ली, कोई सिस्टमेटिकली प्रोसेस तो है ही नहीं है। केपी में हमारे पास सिस्टमेटिकली प्रोसेस है कि प्राइमरी हाउस का सब लोड देखो, महादशा, अंतरदशा, आरपी लो। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कितनी सारी एग्जाम्पल दी है, हम उसे बार बार टैली करते हैं, इसलिए हमें पता है कि वो स्टेप है। तो इसलिए एग्जाम्पल समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, ताकि हम उसे रिलेट कर सकें। तो और क्या होता है जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो, आपके विचारों में उन उस मतलब जिन्होंने लिखी है उनके विचार धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं, है ना। आपको अपनी प्रिडिक्ट पर भी ठोस ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है कि यार उन्होंने ऐसे करा है तो मैंने करा तो सिमिलर ही होगा। समझ आया कि नहीं आया? जैसे उन्होंने कई सारे मैच की उसमें एग्जांपल्स दी हैं, इलेक्शंस की एग्जांपल दी हैं, तो हम भी उसी सिस्टम से करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा अपने आप पर ट्रस्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो, दो फिर मुझे इजाजत। ठीक है। लगभग आपको समझ आया होगा, आज कोई उतना डिफिकल्ट तो था ही नहीं। वैसे मैं तेज चलता हूँ पर उतना वो था नहीं। आज तो बेसिक सा ही था, आपने लिखा होगा। जो रह गया होगा फिर रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे जब भी आपको इसके आगे ही 12 कर कंटिन्यू करवाऊंगा, और साथ ही हम 12 राशियां, 12 हाउसेस दोनों को कंप्लीट करेंगे।
देंगे, ठीक है। मैं इसकी फोटो इसलिए नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा ना, उनकी किताब है इसलिए। ये नहीं है कि आप किसी को शेयर कर दोगे, क्या होगा कि आप तो नहीं करोगे, वैसे ही आज से 10 साल बाद भी किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर ला तो क्या फायदा है। कोई जरूरत नहीं है। 1,000 रुपए की किताब है ना। मतलब कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ शेयर ना करूं, मैं तो कुदरती आपको बताता हूँ कि लो, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं मैं शेयर कर पाऊँ, और मैं पीडीएफ तो कभी भी नहीं दूंगा, मेरे पास तो वैसे इसकी पीडीएफ नहीं है। और आपके पास है तो आप भी ऐसी पीडीएफ किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको एक एफर्ट्स के बाद ही आती है। जैसे आपने हमारे केपी का कोर्स किया है, ठीक है, 10-12 दिन का कोर्स है, आपने लगभग उसमें 1-1 घंटा, मैंने 1-1 घंटा पढ़ाया, आपने फिर उसे 2-2 घंटे सुना होगा, समझा होगा। अब 20 घंटे की मेहनत के बाद कोई आपको कहे मुझे अपनी किताब देता, दे ही नहीं पाओगे। आपको वैसे डर लगेगा कि यार छोड़ो, मुझे आता है नहीं आता, पर मैं इसे नहीं दूंगा। तो जो भी चीजें आप एफर्ट से करते हो वो आपके पास रहनी चाहिए, अगला भी पूरे एफर्ट लीड करे, पूरे एफर्ट करे तो ही, ठीक है। तो कोई आपको जरूरत नहीं है किसी से फोटो वीडियो मांगने की, मार्केट में है, 1,000 रुपए की है। नहीं तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ना भी हुई बुक तो भी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हमने प्लानट सिग्निफिकेशन वाला वेबिनार किया था, तो हमने उनकी एग्जाम्पल की जगह कोई और एग्जाम्पल ले ली थी, ठीक है। तो हाँ, वैसे हो जाएगा, क्लियर है ना? चलो दो फिर मुझे ज़्यादा, ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए यहाँ पे, बहुत धन्यवाद।